Hello everyone, let's talk about second prescription today. So Dr. Ken defines it as the prescription after the first one has acted. तो इसके अंदर हमें 3 पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो याद रखने हैं. सबसे पहला, द फर्स्ट वन हैज़ बिन अ करेक्ट वन, इट हैज़ एक्टेड एंड इट हैज़ बिन लेफ्ट अलोन टू एक्ट फुल टाइम. मतलब हम किसी प्रेस्क्रिप्शन को सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन तभी बोलेंगे अगर पहला प्रेस्क्रिप्शन हमारा सही था, उसने अच्छे से एक्ट किया है वो मेडिसिन ने, और तीसरा मतलब हमने उतना उसको टाइम दिया है जिसमें कि वो पूरी तरीके से उसकी एक्शन हो सके. नाउ सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन जो होते हैं वो हमारे 7 अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं. अभी हम लोग इसे ऐसे समझेंगे जैसे हमारे पास कोई पेशेंट आता है और फिर हमने उसको फर्स्ट रेमेडी दी है, तो उसके बाद क्या ऐसे अलग अलग कंडीशंस हो सकती है जिसमें कि हमें वो रेमेडी को या रिपीट करना पड़े, या तो एंटीडोट करना पड़े, रेमेडी चेंज करना पड़े, उसको कॉम्प्लीमेंट करना पड़े, या कोई कॉग्नेट रेमेडी देनी पड़े, या फिर हमें हमारा जो प्लान ऑफ ट्रीटमेंट है उसे चेंज करना पड़े, या लास्टली हमें उससे कोई इंटरकरेंट रेमेडी देनी पड़े. सो सबसे फर्स्ट कंडीशन हमारे पास जो है वो रिपीटेशन ऑफ फर्स्ट रेमेडी है. तो पेशेंट ऐसे क्या 2 अलग कंडीशंस लेकर आता है जिसमें वी कैन थिंक ऑफ रिपीटिंग द सेम फर्स्ट रेमेडी. फर्स्टली, रीअपियरेंस ऑफ द सेम ओल्ड सिम्टम्स. तो जैसे हमने कोई एक रेमेडी दी है पेशेंट को, फॉर एग्जांपल सोअर थ्रोट है किसी पेशेंट को, और हम उसको एक रेमेडी देते हैं. उसके बाद अगर पेशेंट की जो सिम्टम्स है वो कम हुए और पेशेंट को इम्प्रूवमेंट फील हुआ, बट उसके थोड़े टाइम बाद वो पेशेंट बोलता है कि उसको तब पहले ठीक लग रहा था हमारे रेमेडी के बाद, बट अभी उसके जो सिम्टम्स है वो फिर से आ गए, उसका दर्द फिर से बढ़ गया. तो ये जो होता है, ये दिस इज़ वन इंडिकेशन जहाँ पे हम लोग हमारी जो रेमेडी है सेम रेमेडी उसे रिपीट कर सके. सेकेंड कंडीशन, व्हेन द केस कम्स टू अ स्टैंड स्टिल. तो कोई ऐसी केस, मतलब वही अगर हम लोग सोअर थ्रोट की केस ले, तो उसको ठीक लग रहा है और उसके बाद उसका जो इम्प्रूवमेंट है वहीं पे रुक गया, और वो पेशेंट बोलता है कि बस अब मुझे थोड़ा तो ठीक लगा 50%, बट उसके बाद अभी मुझे उतना ही है मेरा पेन, वो अभी आगे कम ही नहीं हो रहा है. तो वैसे टाइम पे हम लोग थोड़ा और रुकेंगे, और उसके बाद इफ़ नो आउटवर्ड सिम्टम अपीयर ड्यूरिंग दिस वेटिंग पीरियड वी गिव द सेम रेमेडी. तो ये हमारे 2 इंडिकेशंस हुए हमारी फर्स्ट रेमेडी को रिपीट करने के. अब सेकेंड पॉइंट है हमारा एंटीडोट द फर्स्ट रेमेडी. तो ये कंडीशन में हमें एंटीडोट करना है हमारी फर्स्ट रेमेडी को. तो ये कंडीशन कब आ सकती है? जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में देखा था कि हमने एक सोअर थ्रोट का एग्जाम्पल लिया था. उसमें अगर कोई फिजिशियन फॉर एग्जाम्पल लैकेसिस रेमेडी देता है, तो लैकेसिस रेमेडी के बाद पेशेंट बोलता है कि उसको सब थ्रोट में पेन था सिर्फ, और उसको स्वॉलोइंग में डिफ़िकल्टी थी, बट अभी उसको ब्लूइश डिस्कलरेशन हो गया है हमारे रेमेडी के बाद. तो इसका मतलब है कि उसके जो पहले सिम्टम्स थे और उसके साथ साथ उसका पेन कम भी नहीं हुआ, उसके कोई सिम्टम्स भी कम नहीं हुए. तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारी जो रेमेडी है उससे पेशेंट के सिम्टम्स कम तो नहीं हुए, बल्कि उसमें न्यू सिम्टम्स अपीयर हो गए, उसे ब्लूइश डिस्कलरेशन फील होने लगा. सो अपीयरेंस ऑफ न्यू सिम्टम्स, नॉट द सिम्टम्स ऑफ द डिसीज बट बिलोंगिंग टू द मेडिसिन गिवन. तो हमारी जो लैकेसीज के सिम्टम्स थे वो हमें पेशेंट में दिखने लगे. This means the remedy has not acted properly. It was not homeopathic to the case because it has caused the disease to progress in another direction. तो हमारी जो रेमेडी थी लैकेसिस, वो वाले सोअर थ्रोट के केस को सुटेबल नहीं थी, वो हमारी सिमिलिमम नहीं थी. इसीलिए हमें वो केस को एंटीडोट करना चाहिए, बिकॉज हमारी जो डिजीज़ है वो ठीक होने के बजाय प्रोग्रेस हो रही है. दैट इज़ द इंडिकेशन ऑफ एंटीडोटिंग. थर्ड, चेंज द रेमेडी. तो हमारे पास 2 कंडीशन है जहाँ पे हम लोग रेमेडी चेंज करने का सोचते हैं. फर्स्ट, व्हेन अ स्ट्राइकिंग न्यू ग्रुप ऑफ सिम्टम्स अपीयर लीडिंग टू द एंटायर चेंज ऑफ द बेस इन द सिम्टम्स. तो फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट है, वो बोल रहा है कि उसके जितने भी फिजिकल जनरल्स, मेंटल जनरल्स और सारे पर्टिकुलर सिम्टम्स चेंज हो चुके हैं हमारे फर्स्ट रेमेडी के बाद. तो दिस इज़ एन इंडिकेशन कि हम उसकी वापस से टोटलिटी उसकी केस ले और उसकी टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उसे एक नई रेमेडी दे. सेकेंड, सिम्टम्स हैव चेंज बट द पेशेंट हैज़ नॉट इम्प्रूव्ड. तो सिम्टम्स तो चेंज हुए हैं हमारे फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन के बाद, लेकिन पेशेंट पे अभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है. नाउ इट इज़ अ गोल्डन रूल दैट नेवर चेंज द रेमेडी अनलेस द सेम रेमेडी इज टेस्टेड एंड गिवन इन 1 और मोर डोसेस ऑफ वेरियस फ्रीक्वेंसीज विदाउट एन इफेक्ट. तो हमें ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि
हमें हमारी जो रेमेडी है, फर्स्ट रेमेडी, वो कभी चेंज नहीं करनी। वो चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें वही रेमेडी को सेम पोटेंसी में रिपीट करना होता है और उसके बाद उसकी पोटेंसी बढ़ाकर उसको रिपीट करना होता है। और अगर उसके बाद भी पेशेंट में इम्प्रूवमेंट ना आए तो हम लोग सोच सकते हैं कि हम लोग हमारी रेमेडी चेंज करें। अभी नेक्स्ट कंडीशन है हमारी कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज। तो कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज, इट इज़ यूज्ड आफ्टर द फर्स्ट रेमेडी हैज़ एक्टेड सफिशिएंटली एंड इट हेल्प्स टू कंप्लीट द क्योर। मतलब जो एक्शन हमारी फर्स्ट रेमेडी कर चुकी है उसको कंप्लीट करने के लिए हम ये कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी देते हैं, जिससे कि हमारी फर्स्ट रेमेडी की एक्शन कंप्लीट होती है। अभी इसमें हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। अ 5-year-old बॉय कम्स फॉर अ एक्यूट केस ऑफ हेडेक विथ थ्रॉबिंग कैरोटिड्स एंड फ्लश्ड फेस। तो एक प्रॉपर टिपिकल बेलाडोना की केस का हम लोग के पास सिनारियो है। इसमें बेलाडोना वॉज गिवन एंड इट रिलीव्स, बट इट डज नॉट एक्ट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल, बिकॉज एज वी ऑल नो कि बेलाडोना इज एक्यूट रेमेडी, जो कि हम लोग एक्यूट कंडीशन में प्रिस्क्राइब करते हैं। इसीलिए हम लोग तो बेलाडोना देकर उसके जो एक्यूट सिम्टम्स है वो रिलीव हो गए। इट एक्टेड ओनली एज अ एक्यूट रेमेडी, सो द कंडीशन रीअपियर। अपॉन टेकिंग द केस अगेन, इट वॉज सीन दैट child is chilly, craves egg, takes cold after every weather change and has large glands and flabby muscles। तो ये सारे जो सिम्टम्स है ये हमारे पॉइंट कर रहे हैं कैलकेरिया कार्प रेमेडी के टूवर्ड्स। तो फर्स्ट कंडीशन में हम लोगों ने एक्यूटली पेशेंट की केस ली, हमने सिर्फ उसके पर्टिकुलर्स देखे और पर्टिकुलर्स के ऊपर बेस्ड हमने उसे बेलाडोना दिया। लेकिन पेशेंट की जो कंप्लेंट्स थी, हेडेक की जो टेंडेंसी थी पेशेंट की, वो नहीं कम हुई, उससे उसकी टेंडेंसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो उसकी जो कंप्लेंट्स थे वो रीअपियर हुए। तो ये केस में हम लोगों ने उसकी जो सारे फिजिकल जनरल्स और मेंटल जनरल्स लिए, जिससे कि हमें समझा कि ही इज़ अ कैलकेरिया कार्प कॉन्स्टिट्यूशन। एंड एज वी ऑल नो कि बेलाडोना और कैलकेरिया कार्प एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज है। सो बेलाडोना एक्टेड एज अ पैलिएटिव, and so after the acute paroxysm has passed, calcarea carp as a constitutional which is complementary to belladonna is given for the permanent cure। तो इससे हमें समझ में आता है कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज कॉग्नेट्स। तो कॉग्नेट्स ऐसी रेमेडीज होती है, ऐसी मेडिसिन होती है जो एक दूसरे को बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होती है और जो हम एक दूसरे के बाद दे सकते हैं। अभी हमारे पास यहाँ दो एग्जाम्पल्स है। फर्स्ट, इन केस ऑफ बिलियस फीवर, सेपिया कॉन्स्टिट्यूशन लाइकली कॉल्स फॉर नक्स वोमिका, एंड सेकेंड, सल्फर, कैलकेरिया कार्प एंड लाइकोपोडियम। तो यहाँ पे कॉग्नेट्स मतलब ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल हमारा कोई पेशेंट है जो सेपिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका, जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी सेपिया है, बट उसको बिलियस फीवर के केस में हम लोग नक्स वोमिका इज इंडिकेटेड, जो हम दे सकते हैं। हम लोग सोच सकते हैं कि उसको हम नक्स वोमिका दें, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी हमेशा ऐसा ही हो। सेकेंडली, सल्फर, कैलकेरिया कार्प, लाइकोपोडियम। तो बहुत सारे ऐसे होम्योपैथिक प्रिस्क्राइबर्स होते हैं जो रेमेडीज़ को एक के बाद एक फॉलो करते हैं। तो किसी केस में अगर सल्फर इंडिकेटेड है तो मोस्टली दे फॉलो इट बाय कैलकेरिया कार्प, अगेन फॉलोड बाय लाइकोपोडियम। नाउ बट इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी इज सिलेक्टिंग द सिमिलिमम। इसलिए हर कोई ये मेथड को प्रैक्टिस नहीं करता है, क्योंकि हमें हमारा जो हर फॉलोअप होता है वो केस टेकिंग के ऊपर बेस्ड और टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के ऊपर बेस्ड ही देना होता है। लास्टली, द चेंज ऑफ प्लान ऑफ ट्रीटमेंट एंड इंटरकरेंट रेमेडी। सो इन सिक्स्थ कंडीशन, द चेंज ऑफ प्लान ऑफ ट्रीटमेंट। In chronic diseases, based on the predominant miasm, the first prescription is given. The first prescription may remove all the symptoms of the miasm. Suddenly, another condition may arise that shows the symptoms of another miasm. In such cases, the second prescription has to be changed based on the current totality and miasm. तो अगर हम लोगों ने फर्स्ट केस में एंटीसोरिक रेमेडी दी है फॉर एग्जांपल, तो नॉट नेसेसरी कि सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन में या सेकेंड टाइम वो पेशेंट को हम लोग सेम रेमेडी दें। उसके बेस्ड ऑन उसका जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स रहेगा, डिपेंडिंग ऑन दैट उसका माइजम भी चेंज हो सकता है, जिससे कि हमारी जो रेमेडी है वो चेंज हो सकती है। सेवेंथ इज इंटरकरेंट रेमेडी। तो इंटरकरेंट रेमेडी हम तब देते हैं जब एक क्रॉनिक डिजीज़ के केस में पेशेंट का जो प्रोग्रेस है वो स्टैंड स्टिल हो चुका है और इंस्पाइट ऑफ गिविंग द सिमिलर एंड द मोस्ट सिमिलिमम रेमेडी उसमें कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं दिख रहा है। तो ऐसे वक्त ये जो ब्लॉकेज होता है इसे निकालने के लिए हम लोग इंटरकरेंट रेमेडीज देते हैं। Sometimes in chronic cases, some condition refuses to progress. This is termed as blockage. And blockage can be due to miasm, bad family history,
हिस्ट्री ऑफ द वैक्सीनेशन एक्सेट्रा। तो जो प्रीलोड होता है, जो प्री डिस्पोजिशन या जिसे हम लोग डायथेसिस बोलते हैं, इसके वजह से जो ब्लॉकेज होता है, उसी ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए हम लोग इंटरकरेंट रेमेडी दे सकते हैं। तो ये हमारे 7 डिफरेंट कंडीशंस थे सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन देने के लिए। थैंक यू।